फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद क्यू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में। तो देखो, डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो जो वो सिचुएशन होती है ना, वो डिसइक्विलिब्रियम कहलाती है। तो देखो, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिसइक्विलिब्रियम इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी कॉज्ड। जो डिसइक्विलिब्रियम होता है ना, वो क्या होता है, माइनस डिफिशिएट अनफेवरेबल साइड होती है किससे, प्लस सरप्लस फेवरेबल साइड से। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो अनफेवरेबल कब कहलाएगा, जब एक टाइप से कहें तो पेमेंट ज़्यादा हो रही हैं और रिसिप्ट्स कम हो रही हैं। ठीक है, तो देखो इसने बता रखा है कि डिसइक्विलिब्रियम के टाइप्स बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, फेवरेबल, अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होगा? जब रिसिप्ट्स ज़्यादा हो और पेमेंट कम हो। जब रिसिप्ट ज़्यादा हो और पेमेंट कम हो तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा फेवरेबल कहलाता है। ठीक है, और अनफेवरेबल कब होगा? जब हमारे रिसिप्ट्स कम हो और पेमेंट ज़्यादा हो, तो वो हमारा अनफेवरेबल सिचुएशन कहलाता है। और इक्विलिब्रियम कब कहलाएगा? जब रिसिप्ट्स और पेमेंट दोनों बराबर हो, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब बात आती है डिसइक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम को 5 टाइप्स में बांटा गया। पहला आता है टेम्पररी। टेम्पररी मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो टेम्पररी होते हैं शॉर्ट टर्म फैक्टर्स अकाउंट्स फॉर टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स होते हैं ना, उनके कारण टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फूड क्रॉप है, वो भाई बाढ़ के कारण बह गई। अब हमें क्या करना पड़ा? हमें दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ा फूड ग्रेन्स को। तो उसके कारण क्या हुआ? पेमेंट करनी पड़ी। तो पेमेंट ज़्यादा होगी, रिसिप्ट्स कम होगी। तो वो जो डिसइक्विलिब्रियम आता है वो हमारा टेम्पररी होता है। फिर आता है साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब जो फ्लक्चुएशंस के कारण होता है, जो हमारे ट्रेड साइकिल में बदलाव के कारण होता है ना, वो हमारा साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। कहता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड अंडरगो ए चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। मतलब ट्रेड साइकिल में जो अलग अलग फेज होते हैं ना, उसके कारण भी हमारे जो ट्रेड होता है और जो ग्रोथ होती है वो चलती है। जैसे बूम पीरियड आता है, डिप्रेशन वगैरह आता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके कारण अफेक्ट होती है। फिर आता है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। तो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो कुछ सेक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं ना, उसके कारण अराइज होता है। तो देखो इसने बता रखा है लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, जो अफेक्ट होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण। और सिक्यूलर डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो परसिस्टेंट, मतलब जो कंटिन्यूअस डायनामिक चेंजेस वगैरह होते हैं। देखो, ये एक लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कोज होता है परसिस्टेंट डीप रूटेड डायनामिक चेंजेस कारण। परसिस्टेंट मतलब जो कंटिन्यूअस चेंजेस वगैरह आते हैं, जो स्लोली टेक प्लेस करते हैं किसी भी इकोनॉमी में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे पीरियड में। ठीक है, ये इट इज कॉज बाय चेंजेस इन डायनामिक। जो फैक्टर होते हैं उनमें चेंजेस के कारण होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, क्योंकि देखो इसने एग्जांपल भी दे रखा है, अनइमर्जिंग इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसके लिए उसे सेविंग करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में डेवलपमेंट की, क्योंकि जो सेविंग होता है ना, वो एक डोमेस्टिक कंट्री के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल की फॉर्म में। ठीक है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है कि ये अनचेक सीरीज और लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम होता है किसी भी कंट्री में। ठीक है, तो देखो जब भी कोई आउटवर्ड पेमेंट है ना, वो मतलब ज़्यादा हो एक टाइप से कहें तो, और लेकिन है ना मतलब इनवर्ड कम हो। पेमेंट आउटवर्ड ज़्यादा और इनवर्ड कम हो, तो उसके कारण जो होता है ना डिसइक्विलिब्रियम, वो फंडामेंटल होता है, आधारभूत। अब बात आती है कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्यों है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण हैं। तो नेचुरल काजेज हो सकते हैं लाइक एज ड्राउट्स, अर्थक्वेक वगैरह, फ्लूड वगैरह आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो इसके कारण भी डिसइक्विलिब्रियम अराइज हो जाता है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के कारण, मतलब बिजनेस जो साइकिल होती है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं। कभी बूम पीरियड आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके कारण भी आते हैं। जैसे कहते हैं कि जब एक्सटर्नल वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो बढ़ जाए, इंपोर्ट सस्ता हो जाए और एक्सपोर्ट महंगा हो जाए, तो इसके कारण भी चेंजेस वगैरह आते हैं। क्योंकि देखो जब हमारा एक्सपोर्ट महंगा होगा तो कोई भी हमसे वो सामान नहीं मंगवाना चाहेगा। ठीक है, और इंपोर्ट सस्ते होंगे तो हर कोई बाहर से खरीदने को प्रेफरेंस देगा। डिक्लाइन इन फॉरेन डिमांड कहता है कि अगर टेस्ट, हैबिट, फैशन इनमें चेंजमेंट आ जाए कंज्यूमर की, तो वो क्या करेगा? वो हमारे सामान को उसके अकॉर्डिंग खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसे नई चीज़ की चाहिए, नई डिमांड है उसकी, नए टेस्ट वगैरह हैं, उसके कारण डिसइक्विलिब्रियम आता है। चेंज इन टर्म ऑफ ट्रेड कहता है कि अगर जो टर्म है ना ट्रेड की किसी भी कंट्री की, वो अनफेवरेबल बन जाए किसी दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में, तो कहता है कि जो वैल्यू होगा ना इम्पोर्ट की वो बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट से, तो इससे भी डिसइक्विलिब्रियम आता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है दिखावटीपना। पीपल होते हैं ना अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए, वो कॉपी करना चाहते हैं कंजप्शन पैटर्न को डेवलप कंट्रीज़ के लोगों को। इसके कारण भी एक्सपोर्ट तो कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है उनके द्वारा, तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होना। जो एग्रीगेट कंजप्शन डिमांड है ना अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है,
और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दूसरे देशों में, ओवरसीज मतलब समुद्र के दूसरी तरफ। तो वो कहता है कि इससे क्या होता है कि ये किया जाता है प्रॉफिट मोटिव से। जब भी एक कंट्री है लार्ज इन्वेस्टमेंट करती है फॉरेन कंट्रीज में, तो इससे क्या होता है, आउटफ्लो होता है, लेकिन इससे हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उस पर एडवर्स इफेक्ट होता है। फिर और क्या क्या काजेज है, इसमें आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेब्ट। जैसे हमने उधार लिया था दूसरे देश से कोई पैसा, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी डिसइक्विलिब्रियम का एक कारण है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर इंडस्ट्री है वो उसकी ग्रोथ स्लो है, मतलब वो बैकवर्ड स्टेज में जा रही है किसी भी देश में, उसकी क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो भी बेकार होती जा रही है, तो वो भी डिसइक्विलिब्रियम का एक कारण है। एक्सेसिव इंपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाए किन का, लाइक एज मशीनरी, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, रॉ मटेरियल वगैरह, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। पार्टीशन ऑफ ए कंट्री मतलब होता है जब किसी भी कंट्री का डिवीजन वगैरह हो जाए। पार्टीशन ऑफ ए कंट्री का मतलब होता है अनफेवरेबल इफेक्ट डालना बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। पार्टीशन हुआ था जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, यूएसएसआर का, डिवाइडेड यूगोस्लोवाकिया, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। तो ये एग्जांपल वगैरह दे रखे हैं जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट बढ़ता है। सिचुएशन ऑफ वार, हॉस्टिलिटीज़ वगैरह, तो जब युद्ध वगैरह होते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बेकार की सिचुएशन होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं जिससे डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। स्लो एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट कम है, नॉर्मल सी बात है, तो भी हमारे लिए वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही तो ऐसी सिचुएशन है जिससे हमें रिसिप्ट्स मिलती है। प्राइस में डिसइक्विलिब्रियम होना कहता है कि वाइड डिफरेंस होते हैं डोमेस्टिक प्राइसेस में और जो फॉरेन कंट्रीज की गुड्स के प्राइसेस होते हैं। अगर इन्फ्लेशन आता है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी के कारण, डोमेस्टिक प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में, तो भी डिसइक्विलिब्रियम आता है, क्योंकि कोई भी महंगी रेट से सामान नहीं खरीदना चाहेगा। कंजप्शन बढ़ना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़ना, तो इससे भी हमारा इंपोर्ट वगैरह ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इससे डिसइक्विलिब्रियम आएगा। और फॉरेन एम्बेसी वगैरह पे जो एक्सपेंडिचर उसमें इंक्रीज होना, क्योंकि हर कंट्री क्या करती है अपनी एम्बेसी वगैरह स्टैब्लिश करती है दूसरे देश में, तो उसको मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा बढ़ता है। अगर वो खर्चा ज़्यादा हो जाए तो भी डिसइक्विलिब्रियम आता है। बात आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस की, कब बैलेंस रह सकता है। देखो ये रहता है या तो अकाउंटिंग सेंस में या ऑपरेशनल सेंस में। अकाउंटिंग सेंस मतलब अकाउंट में हम डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होती है। और ऑपरेशनल सेंस में कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसे इकोनॉमिक बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ही बैलेंस रहे, ये कभी भी अनबैलेंस हो सकता है। ठीक है, डिफिशिएट हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उनके बीच का डिफरेंस। ये हमेशा फेवरेबल नहीं रहता, कभी कभी अनफेवरेबल भी हो सकता है, मतलब बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है, डिफिशिएट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट, तो ये भी बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड करता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर रिसिप्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट पेमेंट इंक्लूड करता है। ये फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी हो सकता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट रेफर करता है डिफरेंस जो रिसिप्ट्स और पेमेंट हुई है कैपिटल पर। जो रिसिप्ट्स होती हैं कैपिटल पर, उसमें वो सारी ट्रांजेक्शन आती है जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आता है, हमारी होम कंट्री में, और जब आउट होता है मतलब जब हम दूसरे देश को पेमेंट करते हैं तो वो आउटवर्ड होता है, मतलब जब आउटफ्लो हो। ठीक है, तो ये सारे मतलब हमारे सिचुएशंस बता रखे हैं। अब बात आती है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो एडवर्स होता है तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो जब वो एडवर्स होगा तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो लोअर कर देता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी को, मतलब दूसरों को हमारे देश में विश्वास नहीं रहेगा। इकोनॉमिक डिपेंडेंस है कंट्री की फॉरेन कंट्रीज पर, वो बढ़ जाएगी। जो कंट्री की इकोनॉमी है वो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमारे खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट होना मतलब रिड्यूस होना। जो रिजर्व है गोल्ड वगैरह का, प्रीशियस मेटल वगैरह का, वो कम हो जाएगा। फॉरेन डिपेंडेंस है मतलब वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दूसरे देशों पर, पॉलिटिकल डिपेंडेंस वगैरह के फॉर्म में। पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है वो कम हो जाएगी, मतलब पेस का मतलब होता है गति जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। फॉरेन इंटरफेरेंस वगैरह बढ़ जाएगा, किसमें, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल स्पेयर्स वगैरह में। अब बात आती है कि भाई जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम कौन कौन से मेजर्स लेंगे। तो 4 मेजर्स बता रखे हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और इंटरनेशनल। इकोनॉमिक को भी इसने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी में बता रखा है डिफ्लेशन कर देना, मतलब जो हमारे देश में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना उनके प्राइसेस को हम कम कर दें। अब अगर कम हो जाएंगे प्राइसेस तो हम चिपर रेट पर हमारे गुड्स को आसानी से बेच पाएंगे। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा, इंपोर्ट कम होंगे। डिवेल्युएशन होता है दूसरे देश की करेंसी की कंपैरिजन में जब हम हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर लेते हैं, तो जब इसे बोलते हैं डिवेल्युएशन। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होगा, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा और इंपोर्ट महंगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन कहता है कि अगर जो एक्सचेंज रेट है हमें पता है अगर वो फ्लेक्सिबल हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो डिवेल्युएशन नहीं करेगी डोमेस्टिक करेंसी का, बल्कि इसके बदले में कहता है कि जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होते हैं तो डिमांड और जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो डिटरमाइन करती है हमारे एक्सचेंज रेट को। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंट्री का नेगेटिव है तो एक्सचेंज रेट है ना नीचे चली जाएगी। ठीक है, और अगर वो अच्छा है, सही है, तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है,
फिर आता है एक्सचेंज कंट्रोल। इस सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, वो क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है फॉरेन एक्सचेंज को। जो सेंट्रल बैंक होता है वो किसी भी कंट्री का कस्टोडियन होता है, मतलब एक टाइप से कहे तो मेन होता है, हेड होता है, सेंट्रल बैंक होता है, अपेक्स बैंक होता है। ये क्या करता है, ये रिजर्व वगैरह बनाने की कोशिश करता है और इम्पोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक्सटर्नल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट मतलब जब हम देखो, अब लगा लो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिएंट है, तो उसको सिचुएशन को दूर करने के लिए हम दूसरे देशों से, इंटरनेशनल एजेंसी से उधार वगैरह ले सकते हैं। फिर आते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर। तो एक तो इंपोर्ट को डिस्कोरेज करो, इंपोर्ट वगैरह में कमी लाओ। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारी ड्यूटीज़ वगैरह लगा सकते हैं कि भाई आपने अगर इंपोर्ट किया इस सामान का तो वो इतनी ड्यूटीज़ लगेंगी, मतलब वो महंगा हो जाएगा, तो लोग डिस्कोरेज होंगे इंपोर्ट करने से। दूसरा है इंपोर्ट को क्वांटिटी फिक्स कर दो कि उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते दूसरी जगह से, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल, ऐसी चीज़ें जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है उन आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि आप उनका इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसमें आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट नॉन एसेंशियल लग्जरीज गुड्स वगैरह, इश्यू लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स के लिए लाइसेंस वगैरह दो, लेव इन न्यू इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दो, ठीक है। और जो भी ओल्ड ड्यूटीज थी उनको बढ़ा दो, मोटिवेट करो इंडियंस को कि वो इंडिजिनियस गुड्स को प्रेफरेंस दे, लेस क्रेडिट फैसिलिटी दो इंपोर्टेड गुड्स पर। फिर आता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स सिचुएशन को ठीक करने में। कैसे, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है उसका मतलब होता है टोटल या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ एन इंपोर्टेड प्रोडक्ट विद, मतलब जो भी इंपोर्ट किया गया गुड्स था ना उसको हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देना, कि उसकी जगह पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करना। फिर प्रमोट करना एक्सपोर्ट को। इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह दो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह दो, ताकि ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो हम उसको सस्ती दर पर दूसरे देशों में बेच पाएँ। उन्हें इंसेंटिव वगैरह दो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह एस्टैब्लिश करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करो। कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना फॉरेन कंट्री में, कैपिटल में, इन द कंट्री, वो एक क्रेडिट आइटम होता है और वो फेवरेबल इफेक्ट डालता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, इसीलिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए हमारे देश में। फिर आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में बढ़ाओ, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है जब है ना इंपोर्ट में हम कमी करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो इसके लिए क्या करें, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मिनरल प्रोडक्शन, उसको बढ़ाएं। इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, जो भी मतलब ड्यूटीज़ वगैरह लगाई गई है रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर वो खत्म कर दो ताकि प्रोडक्शन बढ़े, उन्हें फैसिलिटी वगैरह दो। अट्रैक्ट करो फॉरेन टूरिस्ट को, इसके लिए पार्क वगैरह बनाओ, टूरिस्ट साइट वगैरह डेवलप करो। स्टेट ट्रेडिंग, जो स्टेट होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सप्लोर करने में, नई नई मार्केट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह को, तो इसके लिए इस पर ध्यान दो। फिर आते हैं पॉलिटिकल मेजर्स क्या क्या होते हैं। तो देखो पॉलिटिकल मेजर्स में हमारा है चेक्स ऑन पॉलिटिकल अलायंस। अलायंस होता है ग्रुप वगैरह की, बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री होती है ना वो पॉलिटिकल अलायंस बना लेती हैं, ठीक है, ताकि एक यूनाइटेड कंट्री बन सके, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट वगैरह हो सके, जैसे यूएसएसआर है, ये एक एग्जाम्पल है। तो डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का, तो वो एक लेसन है किसी भी कंट्री के लिए कि पॉलिटिकल अलायंस क्यों विक्टिम हो सकता है, तो इसलिए बोल रखा है कि पॉलिटिकल अलायंस पर भी ध्यान रखो, इतना भी ग्रुप मत बनाओ कि बाद में वो हमारे लिए डिफिकल्टी वगैरह क्रिएट करते हैं। जैसे यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रिफ्टनेस, इकोनॉमी लेके आओ, मतलब ज़्यादा खर्चा वगैरह ना हो, जैसे भाई फॉरेन ट्रिप्स वगैरह हैं जो जरूरी नहीं है दूसरे देश में जाना, उनमें कमी करो, इससे पैसे बचेंगे। चेंज इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, थिंकिंग में बदलाव वगैरह करो, इंप्रूव करो ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन भी इंप्रूव हो। चेंज करो जो सोशलिस्टिक पैटर्न है फ्री मार्केट इकोनॉमी वगैरह का, ठीक है। लिबरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को डेवलप करो, ये सब बता रखा है। फिर आते हैं सोशल मेजर्स क्या होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ना सोशल फिजियोलॉजी से भी ठीक कर सकते हैं। कहता है कि जो ब्रिटिश जो शासन था उसके दौरान जो मूवमेंट, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट वेंट ए लॉन्ग वे, इसने बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ले लिया था इंपोर्ट वगैरह को रोकने में और बीओपी को सही करने में। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल का वो एक इम्पोर्टेंट कॉज होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो सबसे ज़्यादा दूसरे देश से ऑयल को ही इम्पोर्ट करता है। गोल्ड के बाद अगर किसी चीज़ का इम्पोर्ट किया जाता है ना तो वो हमारा ऑयल ही है, ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। इंटरनेशनल मेजर्स कहता है कि जो न्यू रीजनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं या मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं सोल्व करने में, बीओपी लाइक सार्क है, ईयू है, डब्ल्यूटीओ, अंगटाड है, ब्रिक्स वगैरह है। ये एग्जाम्पल है उन इंस्टीट्यूशंस के जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने में। अब बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये गाइड करता है इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में डायरेक्शन। देखो अगर फेवरेबल सिचुएशन है बैलेंस ऑफ पे तो हम कहेंगे इकोनॉमी साउंड, अगर अनफेवरेबल तो हम कहेंगे वो बीमार है, अनहेल्थी सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस कहता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में उनको भी वो रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को। इंडिकेटर होता है फॉरेन डिपेंडेंस का, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक इंडिकेटर है
किसका, कि कंट्री की डिपेंडेंस है अदर कंट्री पर या नहीं, ठीक है। नॉलेज देता है जो भी फॉरेन रिसिप्ट है, पेमेंट है कि हमें कितनी रिसिप्ट मिल रही है, कितनी पेमेंट मिल रही है। नॉलेज देता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बताता है कि कितनी अमाउंट है हमने अर्न की है फॉरेनर से इन्वेस्टमेंट के रूप में, और कितनी अमाउंट हमने दूसरे देश में लगाई है, ठीक है। इंडिकेटर होता है फॉरेन ट्रेड का, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमें बताता है स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द इकोनॉमी। एक कंट्री है फॉर्मुलेट करती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसकी बेस पर, अपनी नॉलेज वगैरह के बेस पर। ये हेल्प करता है इकोनॉमिक प्लानिंग में, जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से वो यूजफुल होती है इन्फॉर्मेशन लेने में कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाना, ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह की, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन होती है ना उसके बेस पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी, फाइनेंशियल असिस्टेंस की अमाउंट की कितनी हेल्प देनी है। लाइक IMF है वो देख सकता है कि कितना लोन हमें देना चाहिए किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन में। तो यहाँ पे हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।